तो चलिए बात करते हैं एक बहुत ही बड़ी हाल ही में हुई घटना की। मामला है भारत के राजस्थान का। यहाँ सरकार ने 53,000 से ज्यादा एंट्री लेवल नौकरियों की भर्ती निकाली। और जानते हैं इन नौकरियों के लिए कितने लोगों ने अप्लाई किया? 21,70,000। सोचकर देखिए कितनी बड़ी संख्या है ये। और इन सब लोगों का भविष्य, उनकी पूरी जिंदगी का फैसला सिर्फ एक टेस्ट पर टिका था। तो यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, जब लाखों लोगों की जिंदगी दांव पर लगी हो तो किसी टेस्ट को फेयर यानी निष्पक्ष आखिर बनाया कैसे जाए? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाकर ये समझना पड़ेगा कि आखिर एक अच्छी परीक्षा होती क्या है। देखिए, राजस्थान वाली जो परीक्षा है वो एक समेटिव असेसमेंट का क्लासिक उदाहरण है। इसका सीधा सा मतलब है ये फाइनल जजमेंट है, इसके बाद कोई दूसरा मौका नहीं। रॉबर्ट स्टेक का एक बड़ा मशहूर कोट है कि जब बावर्ची सूप चखता है तो वो होता है फॉर्मेटिव, लेकिन जब मेहमान सूप चखते हैं तो वो होता है समेटिव। मतलब सूप परोसा जा चुका है, अब जो है सो है, कुछ बदला नहीं जा सकता। तो मुद्दा ये है कि किसी भी अच्छे टेस्ट में दो बातें सबसे ज़रूरी होती हैं। पहला, रिलायबिलिटी, यानी क्या टेस्ट के नतीजे भरोसेमंद हैं, कंसिस्टेंट हैं। और दूसरा, वैलिडिटी, मतलब क्या टेस्ट वही चीज़ माप रहा है जिसके लिए उसे बनाया गया है। लेकिन सोचिए, एक टेस्ट रिलायबल भी है और वैलिड भी, क्या तब भी उसमें कोई गड़बड़ हो सकती है? हाँ, बिल्कुल हो सकती है। एक बहुत बड़ी छिपी हुई समस्या। क्या एक स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट वाकई में सबके लिए स्टैंडर्ड होता है? असल में नहीं। हर स्टूडेंट एक ही सवाल को एक ही नजरिए से नहीं देखता। इसी चीज को साइंटिफिक भाषा में कहते हैं डिफरेंशियल आइटम फंक्शनिंग, या शॉर्ट में डिफ। ये वो सिचुएशन है जब कोई एक सवाल किसी एक ग्रुप के स्टूडेंट्स के लिए दूसरे ग्रुप के मुकाबले ज्यादा आसान या ज्यादा मुश्किल हो जाता है, भले ही दोनों ग्रुप्स की काबिलियत एक जैसी हो। और यकीन मानिए, ये टेस्ट बनाने वालों के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं है। तो फिर एक्सपर्ट्स इन छिपे हुए बायर्स, इन पूर्वाग्रहों का पता लगाते कैसे हैं? इसके लिए साइकोमेट्रिशियन, जो टेस्ट के एक्सपर्ट होते हैं, वो कुछ खास स्टैटिस्टिकल लेंस का इस्तेमाल करते हैं, जैसे राश मॉडल। ये मॉडल एक तरह से जासूसी का काम करते हैं। ये सवाल की मुश्किल और स्टूडेंट की काबिलियत दोनों को एक ही स्केल पर रखकर देखते हैं कि कल ही कोई सवाल गुपचुप तरीके से अनफेयर तो नहीं है। इसका पूरा एक प्रोसेस होता है। सबसे पहले अलग अलग स्टूडेंट ग्रुप्स के सारे जवाब इकट्ठे किए जाते हैं। फिर इस डेटा पर साइकोमेट्रिक मॉडल लगाया जाता है। इसके बाद ये देखा जाता है कि क्या किसी सवाल की डिफ़िकल्टी एक ग्रुप के लिए दूसरे से अलग है, और आखिर में ऐसे अनफेयर सवालों को फ्लैग कर दिया जाता है, मतलब पहचान लिया जाता है। अब ये जो स्क्रीन पर दिख रहा है, ये एक असली स्टडी से लिया गया उदाहरण है। इसमें मैथ्स के एक ही सवाल की डिफ़िकल्टी दो अलग अलग ग्रुप्स के लिए दिखाई गई है। साफ पता चल रहा है कि ग्रुप 2 के लिए वो सवाल कहीं ज़्यादा मुश्किल था। अब सवाल ये है कि ऐसा हुआ क्यों? हो सकता है कि सवाल को जिस तरह से लिखा गया था या जिस तरह की प्रैक्टिस मटेरियल बच्चों को मिली थी, उसमें कोई फर्क रहा। चलिए अब वापस आते हैं उन 21,70,000 लोगों पर जिनके रिजल्ट्स अभी अभी आए हैं। देखिए, किसी का सिलेक्शन सिर्फ उसके स्कोर पर डिपेंड नहीं करता। फाइनल कट ऑफ कई चीज़ों को मिलाकर तय होती हैं, जैसे पेपर कितना मुश्किल था, कुल नौकरियां कितनी थी जो यहाँ 53,749 थी, कितने लोगों ने असल में परीक्षा दी, और हाँ, अलग अलग रिजर्वेशन कैटेगरीज का भी इसमें बड़ा रोल होता है। तो चलिए फटाफट से इन ज़रूरी बातों को एक बार फिर से देख लेते हैं। समेटिव असेसमेंट मतलब फाइनल फैसला, रिलायबिलिटी यानी नतीजों में कंसिस्टेंसी, वैलिडिटी यानी टेस्ट सही चीज माप रहा है या नहीं, और DIF यानी सवालों में छिपा हुआ कोई पूर्वाग्रह। ये सब मिलकर दिखाते हैं कि एक निष्पक्ष परीक्षा बनाना कितना मुश्किल लेकिन कितना जरूरी काम है। तो आखिर में एक सवाल बचता है। एक अकेला स्कोर एक कहानी तो बताता है, पर वो क्या क्या पीछे छोड़ जाता है। जब हम किसी इंसान की पूरी काबिलियत को सिर्फ एक नंबर में समेटने की कोशिश करते हैं तो हम तेजी और आसानी तो हासिल कर लेते हैं, पर इस प्रोसेस में हम उस इंसान की कहानी के कौन से जरूरी हिस्से खो देते हैं।